तरीन लोग बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको बराह रास्त खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं मसूद रज़ा। मुल्क में इसमें कोई शक नहीं है कि सबसे बड़ा मसला इस वक्त कोरोना के ख़िलाफ़ जंग का है। हम कोरोना से निबर्द आज़मा हैं। 70,000 से ज़ायद अफराद इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं, मरीज़ हैं इसके। 1500 से ज़ायद हलाकतें हो चुकी हैं। लेकिन इस वक्त जो शोर है वो है चीनी कमीशन रिपोर्ट का। ये रिपोर्ट, इसके जो मुंदरजात सामने आए हैं, बल्कि ये रिपोर्ट ही पूरी अब सामने आ चुकी है, और मगर जो इसके इक़्तिबासात बयान किए जा रहे हैं अपोजिशन की तरफ से कुछ और कुछ, दोनों एक दूसरे पर तनकीद कर रहे हैं। हुकूमत ये बता रही है कि ये इंडस्ट्री कैसे काम करती रही है, इसमें अपोजिशन के कौन कौन से लोग इन्वॉल्व रहे हैं, किस किस ज़माने में लोगों को इस पर फ़ायदा पहुँचाया गया और आवाम को लूटा गया। अपोजिशन का मुतालबा ये है कि ये कमीशन बनाया गया था इसलिए कि इस साल के अवाइल में चीनी की कीमतों में जो होशरुबा इजाफा हुआ उसके जिम्मेदारों का तयन किया जाए और उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। रिपोर्ट सामने आ गई है। पीपल्स पार्टी ने बरबला ये मुतालबा किया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, अब्दुल हफीज़ शेख साहब, असद उमर साहब, अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब और उस्मान बुज़दार साहब इस महंगाई के जिम्मेदार थे, तो इनके खिलाफ फौरी तौर पर नैब को कार्रवाई करनी चाहिए। तो अहम मसला बीमारी भी है और अहम मसला ये कमीशन रिपोर्ट भी है। मुल्क में पहली मरतबा ऐसा है कि एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें हुकूमत हो, हुकूमत के इत्तेहादी हों या अपोजिशन हो, इसके सरकर्दा लोगों के नाम मंजर आम पर आए हैं। मेहमानों का मैं आपसे तारुफ कर रहा हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत मोहतरम वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला। सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब क़मर ज़मान कायरा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान साहब, अपोजिशन आपसे एक ही मुतालबा कर रही है कि रिपोर्ट बनाने का मकसद ये था कि इस साल के अवाइल में चीनी की कीमतों में जो इजाफा हुआ उसके जिम्मेदारों का तयन किया जाए, तयन हो चुका, अब उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सर, ये जब भी रेफरेंस बनेंगे, जब भी कार्रवाई शुरू होगी, क्या हम ये यकीन से कह सकते हैं कि सबसे पहले इस महंगाई का में इजाफा करने वाले जो लोग हैं जिन पर इसकी जिम्मेदारी आयद होती है, उनके खिलाफ सबसे पहले कार्रवाई होगी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो आपको गुज़श्ता ईद भी मुबारक, और साथ साथ में ये ईद जहाँ खुशियाँ लाई लेकिन वहाँ खुशियाँ मांद भी रहीं बीमारी की वजह से भी, कोरोना की वजह से। और फिर कराची में जो प्लेन का अंदोनाक हादसा हुआ उसमें सब पाकिस्तानियों के दिल जो हैं वो दुखी किए। तो उसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने हम पे इस बीमारी में करम किया है, लेकिन अब बहुत एहतियात का टाइम है। मैं तमाम पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट करूँगा कि उन्होंने एहतियात तो लाजमन की होगी, लेकिन बहरहाल उतनी नहीं उसकी ईद में जितनी होनी चाहिए थी। लोग भुले मिले। मेरी तो ये पहली ईद थी जिसमें मैं बिल्कुल लोगों से मिला ही ज़्यादा नहीं, एहतियात की, और सब जो समझदार लोग हैं सब ने की है वैसे। लेकिन अब ये अगले 15-20 दिन काफ़ी अहम है। इसमें मैं रिक्वेस्ट करूँगा, इसमें कोई अपोजिशन हुकूमत नहीं है, सब हम पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं। मुसलमान नहीं भी हैं, जो नॉन मुस्लिम है वो भी हमारे पाकिस्तानी हैं, भाई हैं। हम सब ने मिलकर इस मुसीबत का मुकाबला करना है, लेकिन अल्लाह की मदद से करना है। अल्लाह की मदद क्या है? अल्लाह से मांगें, दुआ भी करने के साथ साथ एहतियात करें और गुले मिले ज़्यादा नहीं। और ज़्यादा जो भी हुकूमत की तरफ से SOP हैं, जो भी सूबाई हुकूमत करे, मतलब अगर सिंध की हुकूमत है वो भी पाकिस्तान की है, पंजाब की है वो भी पाकिस्तान की हुकूमत है, उनसे हम तावन करें। आपने अब जो दूसरी बात की है, ये बेसिकली आपने ये शुगर रिपोर्ट की बात की है, तो उस पर मैं आना चाहूँगा। मैं ये समझता हूँ कि हमारा बुनियादी काम अपोजिशन को मुतमईन करना नहीं है, हमारा काम अवाम को मुतमईन करना है। अपोजिशन का समझता हूँ कि हमारी कमजोरी हमारे सामने लाए। अगर हम में इखलाकी जरूरत हो तो हम अपनी कमजोरी को एक्सेप्ट करें और उसकी इस्लाह करें, और जो वो तनकीद बराए तनकीद है उसको इग्नोर करें। वो अपोजिशन हम हमेशा हर जमाने में करती है, तो उसमें जो पॉजिटिव बातें उसको लें और इस चीज़ को आगे लेके जाएं। मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक नेक नियति से जब ये मसला उठा, खुद इंक्वायरी कॉल की, खुद उसको ऑर्डर्स दिए कि किसी की परवाह ना करें, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, आप उसकी इन्वेस्टिगेट करें। जितना भी हुकूमत का कोई करीबी बंदा हो उस पर आपने पर्दा नहीं डालना, आप इन्वेस्टिगेट करें और सबको हक़ाइक़ को सामने लाएं। जब एक दफ़ा इंक्वायरी आ गई, बड़ा प्रेशर पड़ा हमारी हुकूमत पे, हम लोगों पे, लेकिन उसको हमने पब्लिक किया और उस पर फिर फोरेंसिक ऑडिट का भी हुक्म दे दिया, उसको भी पब्लिक किया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी उसमें मैं आपके सामने ज़रूर कहना चाहूँगा कि काबीना में इस पर बड़ा जोर दिया गया कि इंक्वायरी कराना
और उसको पब्लिक कराना, दैट वाज माइलस्टोन, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन दैट इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। असल काम यह है कि अब इस इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद, पब्लिक होने के बाद, इसमें क्रिमिनल सिविल लाइबिलिटीज फिक्स हों, सजा मिले, जुर्मदार बंदे को सजा मिले, जो पाकिस्तान में सजा जजा का निजाम नहीं है उस पर बहुत फोकस हुआ। और इमरान खान साहब ने फुल अथॉरिटी दी है, पूरा केस फॉरवर्ड कर दिए गया FIA को और भी जो जिम्मेदार इदारे हैं कि आप यहाँ तक हमने आपको सपोर्ट किया है, हुकूमत ने बिल दिखाई है, अब आगे आप इन्वेस्टिगेट करें, आप क्रिमिनल लायबिलिटी फिक्स करें, अदालतों में केसों को लेके जाएं, पीछे मरकजी हुकूमत खड़ी है। अब इसमें कुछ गिले शिकवे जरूर ठीक सर, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा। बस इस बात का अगर जवाब मिल जाए ना तो मामला हल हो जाएगा कि इस रिपोर्ट के सामने अब्दुल हफीज शेख साहब पेश हुए, असद उमर साहब पेश हुए, अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब पेश हुए, उस्मान बुज़दार साहब पेश हुए, और इन चारों के मौक़िफ़ से कमीशन ने इत्तेफाक नहीं किया। यानी महंगाई हुई तो उसमें खामियां गलतियां मौजूद थीं। तो जब भी कार्रवाई शुरू होगी तो आप हमेशा कहते रहे कि एहतसाब घर से शुरू होना चाहिए, तो क्या तवक्को रखें हम? लेकिन मसूद भाई, मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि हम ये होली काउ सिंड्रोम से निकलें। कोई भी होली काउ नहीं है इस मुल्क में, सब जो है आईन और कानून के सामने बराबर होने चाहिए, और हैं, आईनी तौर पे तो हैं। उसके लिए हमने कोशिश की है। मिसाल हमारे सामने, बार बार अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो यानी कि पाकिस्तान की तारीख में नहीं है कि किसी वज़ीर आज़म ने अपनी जमात के लोगों से इब्तिदा की है। जहांगीर खान तरीन साहब जो हैं, उनसे ज़्यादा शायद करीबी कोई भी ना हो खान साहब का। उनको भी खान साहब ने जब कोई मसला आया तो उन्होंने कहा नहीं, जो कानून सबके आपके लिए भी है, वो अदालत में अपना केस लड़ेंगे, और सबको अपना इख्तियार है अदालत में केस लड़ें। आपने जो बात की है, अब इन्वेस्टिगेशन तो हो गई, रिपोर्ट पब्लिक हो गई, अब क्रिमिनल और सिविल लायबिलिटीज फिक्स जो होंगी वो अदालत में होंगी। और अगर इस स्टेज तक इमरान खान साहब ने अपने किसी तो आगे तो अब अदालत में कैसे बचाएंगे? अपने जब अपने इख्तियार में था तो नहीं बचाया, अब तो अदालत का इख्तियार आगे आ जाएगा। और उसमें एक चीज और भी है, जब हमने यहाँ तक इस एक्सटेंट तक गए हैं कि अपनी जमात के अहम तरीन लोगों पे भी हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, मैं तवक्को करता हूँ कि अपोजिशन अब हुकूमत को सपोर्ट करे और वो कहे कि हमारे दौर में भी अगर किसी ने गलत काम किया है तो अब चूंकि अपने लोगों से इब्तिदा की है तो हमें हमारे भी गलत लोगों को सजा दे, ताकि ये एक दफा वंस एंड फॉर ऑल क्लियर हो। मुजरिम मुजरिम होता है, ना वो नून लीगी है, ना वो PTI है, ना वो हुकूमत है, ना अपोजिशन है, मुजरिम मुजरिम। बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल आपका मौक़िफ़ आ गया और बड़ा कैटेगोरिकली आपने बयान कर दिया। मियां जावेद लतीफ़ साहब, सर हुकूमत तैयार है, चाहे वो अपने हों या पराए हों, सब के खिलाफ यकसा कार्रवाई होगी, लेकिन आपकी तरफ से एम्फेसिस किया जा रहा है, चाहे वो कल शाहिद खाकान अब्बासी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो आज आपकी दीगर रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हों, वो कह रहे हैं कि जी सबसे पहले आप कार्रवाई शुरू कर दें उन लोगों के खिलाफ जिनमें वो नाम ले रहे हैं कि हफीज़ शेख हैं, असद उमर हैं, अब्दुल रज़ाक दाऊद हैं, उस्मान बुज़दार हैं, और पीपल्स पार्टी ने तो मुतालबा ही कर दिया कि कार्रवाई की जाए। सर इंतज़ार कर लें थोड़ा सा, अभी कोरोना पे फोकस कर लेते हैं। नहीं, आप सही कह, 2 साल हो गए, मैशत डूब गई, इंतज़ार करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए। 6 माह से जिस करब से कौम गुज़र रही है, और ये कह रहे हैं कि अवाम इस वबा को संजीदा नहीं ले रही, ये हुकूमत कह रही है। मैं सवाल करता हूँ कि क्या हुकूमत ने इसको संजीदा लिया? कंफ्यूज खुद हैं और कंफ्यूज करके रख दिया कौम को आज ये समझ नहीं आ रही कि ये वबा है भी नहीं, इस वजह से कि कंफ्यूज है हुक्मरान। जब हुक्मरान ये कहें एक सांस में कि लॉकडाउन होना चाहिए, दूसरी सांस में कहें लॉकडाउन होना नहीं चाहिए, मुझे बताएं कि इनकी पहले हिकमत अमली क्या थी इस वबा से निपटने के लिए, और आज हिकमत अमली क्या है? ना पहले कोई हिकमत अमली थी, ना आज कोई हिकमत अमली है। इसी तरह आज जो बार बार ये जिक्र करते हैं कि जनाब पहली हुकूमतों ने कभी अपने ख़िलाफ़ कोई कमेटी नहीं बनाई थी, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाई थी, हमने देखें क्या इन्वेस्टिगेट करवाया और किस बंदे को पकड़ लिया। ओ भाई, बात यह है कि इस कमेटी में मुझे ये तो बता दें कि क्या टारगेट सेट किए गए हैं। जिस कमेटी को जिस मकसद के लिए बनाया था, वो पहला मकसद तो ये था कि ये महंगाई हुई क्यों, ये चीनी महंगी हुई क्यों। अगर तो सरप्लस थी तो आप एक्सपोर्ट करते, और अगर सरप्लस नहीं थी, ना कोई सब्सिडी का मसला है, ना एक्सपोर्ट करने का मसला है। इससे पहले भी सब्सिडी हुकूमतें देती रहीं, एक्सपोर्ट होती रही चीनी, मगर ये बहरानी कैफियत जो पैदा हुई थी, ये चीनी में जो 40 रुपए के करीब आप फ़ी किलो डाका मारा आपने लोगों की जेब पर। सर वो तो अली मोहम्मद खान साहब कह रहे हैं ना कि जब चाह रहे थे कोर्ट में मामला जाएगा रेफरेंस
बनेंगे तो जो भी जिम्मेदार होगा उसको सजा मिलेगी। इस कमेटी ने क्या तयन किया? फिर इस कमेटी ने क्या फाइंडिंग दी कि कसूरवार हैं जहांगीर तरीन? इस कमेटी ने बताया कि असद उमर कसूरवार नहीं है, उस्मान बुज़दार कसूरवार नहीं है, शहजाद अकबर कसूरवार नहीं है। जी जी, कमेटी ने बताया कि असद उमर साहब हो, हफीज शेख साहब हो, अब्दुल रज़ाक साहब हो, उस्मान बुज़दार साहब हो, इन्होंने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया, चाहे वो सब्सिडी के मामले पर हो या वो कीमतों के बढ़ने के हवाले से हो, कमेटी उससे मुतमईन नहीं है। यार मसूद साहब, मुझे ये बताएं कि एक मेंबर इस पोजीशन में है कि चीफ एग्जीक्यूटिव की मर्जी के बगैर एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दे, और चीफ एग्जीक्यूटिव क्या सोए हुए थे? जब महंगी हो रही थी चीनी तो एक्सपोर्ट बंद कर देते। ये कौन सा कोई टेक्निकल मामला था जी कि उनको समझ में नहीं आया, और जब पानी सर से गुजर गया तो तब समझ आया? ओ भाई, बात सीधी सी है कि अगर महंगी हो रही थी चीनी तो आप चीनी एक्सपोर्ट बंद कर देते। और दूसरा, मैं एक और अर्ज़ करूँगा, चीफ एग्जीक्यूटिव साहब मुझे ये बताएं कि इससे पहले भी ये फरमाया करते थे कि जब गैस के बिल ज़्यादा आए तो उन्होंने कहा कि मैंने कमेटी बना दी है, लोगों को पैसे वापस होंगे। बिजली के बिल ज़ायद आए, उन्होंने कहा कमेटी बना दी है, ये पैसे हम वापस करेंगे। अद्वियात स्कैंडल सामने आया तो उन्होंने कहा कि मैंने कमेटी बना दी है, सख्त तरीन सज़ा मिलेगी। मुझे ये बताएं कि आज तक जो कमेटियाँ 2 साल के अंदर बनी हैं उसमें से किसी एक बंदे को टारगेट करके अपने बंदे को पकड़, ये क्रेडिट तो लेते हैं ये बार बार, मगर मैं ये मसूद आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ, मेरे भाई हैं अली मोहम्मद ख़ान, शरीफ आदमी हैं, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये तो बता दें यार कि जहांगीर तरीन साहब को पकड़ना मकसूद था, क्योंकि जब चीनी स्कैंडल सामने आ रहा था तो उस वक्त तो चीफ एग्जीक्यूटिव इमरान खान साहब ने बाबंगे दोहल ये कहा था कि जहांगीर तरीन, खुसरो बख्तियार के हाथ साफ हैं, ये बिल्कुल ही इस चीज़ में मुलव्वस नहीं है। तो फिर जब कमेटी बन गई तो कमेटी ने सारा कुछ कह दिया, तो भाई आप कमेटी का इंतज़ार फिर कर लेते। आपने उससे पहले उनको सर्टिफिकेट दे दिया कि ये तो पवित्र हैं, फरिश्ते हैं मेरी तरह। तो फिर मुझे अच्छा, वो जो खबर थी ना, के हाथ पे अपना लहू तलाश करें भाई, तरदीद भी आ गई थी, उसकी तरदीद भी आ गई थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि ये खबर बिल्कुल आई थी। अगर वो तरदीद आ गई थी, कैसी बात नहीं की। अच्छा मसूद जी, अच्छा अगर मसूद मैं आपकी बात मान लेता हूँ यार कि उन्होंने तरदीद कर दी कि ऐसी उन्होंने बात नहीं की थी, उससे पहले तो करते रहे जहांगीर तरीन साहब के हवाले से, और उसके बाद मुझे ये बताएं कि जहांगीर तरीन के जब फासले बढ़े तो उसके बाद उनके खिलाफ एक्शन हुआ। मुझे ये बताएं खुसरो बख्तियार को क्यों छोड़ा गया? मुझे ये बताएं कि कहा जाता है कि उनके भाई ये तासुर बिल्कुल मौजूद है मियां साहब, या बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, ये तासुर मौजूद है कि इमरान खान साहब के और जहांगीर तरीन खास रेफरेंसेस हुए, जिसके बाद ये रिपोर्ट भी सामने आ गई, और फिर वो ये बात ज़रूर अपोजिशन की तरफ से की जा रही है। कमर जमान कायरा साहब, सर चीनी आज तक महंगी है, आज भी मैंने मालूम किया 80 रुपये किलो मिल रही है, कल शाहिद खाकान अब्बासी फरमा रहे थे कि 90 रुपये किलो मिल रही है, बहरहाल आज मैंने चेक किया 80 रुपये किलो मिल रही है। कमीशन की रिपोर्ट आ गई, चीनी महंगी है, अभी तक इसमें कमी नहीं आ पाई। और दूसरी तरफ वही सवाल कि अली मोहम्मद खान साहब कह रहे थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, जब कार्रवाई शुरू होगी तो अपने हो या पराए हम किसी का लिहाज नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी ने आज मुतालबा किया है वज़ीर आज़म समेत दीगर लोगों के मुतालिक कि इनके खिलाफ फौरी कार्रवाई शुरू की जाए। सर देखिए, ये बात दुरुस्त है, इंक्वायरी रिपोर्ट आ गई, अब उसका सब्र कर ले, थोड़ा सा इंतजार कर ले तो बिल्कुल अच्छी बात है, माकूल बात है ना, ये लॉजिकल बात नजर आती है। लेकिन यही सब्र अगर शहजाद अकबर साहब कर लेते, यही सब्र अगर इनके बाकी लोग कर लेते गवर्नमेंट के, और वो उसी दिन आके मीडिया के अंदर भरपूर तरीके से उसका क्रेडिट लेते हुए और अपने लोगों के ऊपर सरफे नजर करते हुए और दन एक बम्बार्डमेंट कर दी आपने अपोजिशन के ऊपर, तो उसके जवाब में तो नेचुरली अपोजिशन ने भी सवाल उठाने थे, मीडिया ने भी सवाल उठाए। अब मीडिया सवाल मुझसे कर रहा है तो मुझे जवाब देने हैं, तो मैं उतावला नहीं हो रहा, मैं तो मीडिया के उठाए हुए सवाल का जवाब दे रहा हूँ। अगर आप मुझ पर सवाल नहीं करेंगे तो मैं सब्र करूंगा, इंतजार कर लूंगा। बिल्कुल लॉजिकल बात है सर, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि हमारा एतराज है क्या और क्यों है। हमारा एतराज यह है
ये बात दुरुस्त है कि इस मुल्क के अंदर कार्टल्स हैं, और सिर्फ शुगर का नहीं है बल्कि बहुत सारे हैं। सीमेंट का है, फर्टिलाइजर का है, टेक्सटाइल का है, बहुत सारे हैं, दवाइयों का है, बैंकों का है, मैं क्या क्या नाम लूं। और उसमें सिर्फ सियासतदान शामिल नहीं है, उसमें ब्यूरोक्रेसी भी है, उसमें बाकी इदारों के लोग भी हैं, उनके सबके इंटरेस्ट हैं। और ये बड़ा एक विशेष साइकिल सा बना हुआ है। यकीनन एक अच्छा अमल हुआ, आपने शुरू किया, बड़ा अच्छा, आप क्रेडिट लीजिए इस बात का। लेकिन सवाल ये है कि आपने ये अच्छा अमल, मेरे भाई ने बड़ा ठीक कहा जावेद लतीफ साहब ने, कि इससे पहले 3-4 इश्यूज के ऊपर कमेटियां बनाई गई, कहा गया, वादे किए गए, और 1% उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, किसी को सजा नहीं हुई, ना कोई पैसा एडजस्ट हुआ। लेकिन इस केस में तो एक खास सूरत हाल है। पहली बात, इसमें 2 बातें बहुत अहम है। पहली बात ये कि जो आपने पहली कमेटी बनाई, यानी सितंबर अक्टूबर या अक्टूबर नवंबर 2019 से फरवरी 2020 तक जो प्राइस हाइक हुई चीनी की, अचानक आसमान पे कीमतें गई, उसके ऊपर वजीर आजम साहब ने, जब मीडिया में शोर आया, अपोजिशन ने शोर किया, सबने किया, तो वजीर आजम साहब ने कमेटी बना दी और कहा गया कि ये कमेटी फैसला करेगी कि प्राइस हाइक क्यों हुई है, और अगर सब्सिडी दी गई है तो वो क्यों दी गई है, एक्सपोर्ट हुई है तो क्यों हुई है। उस पहली रिपोर्ट ने बुनियादी तौर पे ये था उसके TOR, वो रिपोर्ट आई तो उसने कहा जी हाँ, जो एक्सपोर्ट हुई है उस एक्सपोर्ट की वजह से जो परसेप्शन बना, प्राइस हाइक हुई है, ये बात दुरुस्त है। एक्सपोर्ट सब्सिडी देने की जरूरत नहीं थी, ये बातें बाकायदा उस रिपोर्ट में आ गई। अब उसके ऊपर एक काम तो ये होना चाहिए था कि उस रिपोर्ट को कंक्लूजन की तरफ लेके जाते और कहते कि इसमें जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ फोरेंसिक ऑडिट करो, उनको सजा दो, और फिर ये उसके ऊपर बाद में ये काम होता कि जी जो माजी में होता रहा उसको भी देखा जाए कि माजी में सब्सिडियां दी गई तो वो क्यों दी गई, बिल्कुल दुरुस्त दी गई कि नहीं दी गई, क्या कैबिनेट के फैसले हुए क्या नहीं हुए। आज अगर कैबिनेट ने फैसला किया तो कल क्या वज़ीर आज़म ने फैसले किए थे, क्या किसी एक शख्स का फैसला था, क्या इसी चीज के फैसले नहीं थे। वो सारा कुछ रिकॉर्ड 19 चीज का, कैबिनेट का, वज़ीर आज़म के फैसलों का सारा रिकॉर्ड उनके पास मौजूद है। हम सवाल ये कर रहे हैं कि भाई जिस काम के लिए आपने TORs बना के कमेटी बनाई और उसकी फाइंडिंग के बाद आपने कमीशन बनाया, उसमें आपने उसको 10 साल या 5 साल पीछे ले जाके पानी को गदला किया जब आपके अपने लोगों के हाथ साफ नहीं थे। दूसरी गुजारिश यह है कि जो चीनी के सेक्टर को सब्सिडी दी गई, अब सवाल मेरे भाई बड़ा सिंपल है, उस सेक्टर के अंदर 2 खानदानों को मसूद रजा बड़ा ब्लेम किया जाता है। 2 खानदानों को, एक है मियां नवाज शरीफ साहब का खानदान कि उनका बहुत शुगर मिले हैं, शुगर मिल उनका मुल्क की पूरी इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन है उसके अंदर उनका जो शेयर है उनकी फिल्म मिलों का वो शायद 4.5% के करीब है। और जो हमारी लीडरशिप को ब्लेम किया जाता है कि जी उनका फलां ग्रुप के साथ ताल्लुक है, वो ग्रुप तो सामने मौजूद है, उनकी अपनी मिले हैं, लेकिन उसके साथ एक लिंक जोड़ा जाता है कि जी सिंध में फलां ग्रुप के साथ जरदारी साहब का लिंक है। उस ग्रुप की टोटल जो शेयर है, शुगर की टोटल प्रोडक्शन में जो शेयर है वो 1.5% से कम है। सो दोनों खानदानों की अगर सारी मिलें भी इकट्ठी कर दी जाए, सब कुछ इनके जिम्मे लगा दे तो 6% से ज्यादा शेयर नहीं है इनका। ठीक है। और हुकूमत जिन मौजूदा हुकूमत के अपने जो लोग हैं उनका एक फसाद का 20% है, दूसरे का 16% है, तीसरे का 9% है, किसी का 6% है। सो वो 50-60% तो आपके अपने लोगों का था। जब आपके पास पहली रिपोर्ट आ गई थी तो उस रिपोर्ट के बाद फोरेंसिक ऑडिट उनका कराइए कि मौजूदा क्यों हुआ, उसके बाद माजी में भी चलिए। जहां तक सिंध की मिलों वाला ताल्लुक है वो तो ऑलरेडी उस ग्रुप के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट कमीशन बना चुका, ठीक, उसके ऊपर तो नैब नोटिस ले चुका, उसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट में पेशियां भुगती जा चुकी, लोग रेफरेंस यानी घर से सफाई शुरू हो। कायरा साहब आपका भी मानना यह है कि घर से सफाई शुरू हो। अली मोहम्मद खान साहब, सर दोहरा मियार नहीं, मेरा सवाल से सिर्फ ये है, मेरे सॉरी मसूद, मेरा सवाल ये है कि जो काम आपने पहले करना था वो आपने नहीं किया। जब रिपोर्ट आई तो आपने उसको गदला कर दिया, आपने उसको उसमें और चीजें शामिल कर दी। बेहतर ये होता कि अगर आप उसको पहले कंक्लूड करते, दूसरे का बिल्कुल आप करें। मैं ये नहीं कह रहा आप 5 साल की बजाय 10 साल पीछे चले जाए, करें। अगर मुल्क के किसी जगह पे भी दौलत के बारे में गलत फैसला हुआ, किसी ने लूटा है तो बिल्कुल हिसाब दे, बिल्कुल जाए, सजावार हो। यानी जिनकी वजह से महंगाई हुई थी पहले उसका तयन होता।
तो फिर सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। और फिर कार्रवाई होती है और फिर आप पीछे तक चले जाते हैं कि कहां तक इसमें खराबियां मौजूद रही हैं, उनको जो रेक्टिफाई करना है, ठीक करना है, उसमें होना चाहिए। बिल्कुल लॉजिकल बात है सर आपकी, ठीक करना है, आइंदा के लिए बेहतर रायअमल बनाना है, तो अपनी बातों में वजन होता। बिल्कुल ठीक है। अली मोहम्मद खान साहब, दोहरा मेयार, आज सिंध हुकूमत का भी मौक़िफ़ सामने आया। उन्होंने कहा जी फरियाल तालपुर को गिरफ्तार करना होता है, आगा सराज दुरानी को गिरफ्तार करना होता है, खुर्शीद शाह को गिरफ्तार करना होता है, तो कोई फॉरेंसिक नहीं होता। इसमें अपने लोगों का नाम पहले आया तो फिर फॉरेंसिक के लिए भेज दिया, और जो कायरा साहब कह रहे हैं कि फिर गदला किया गया, पुरानी चीज़ें इसमें शामिल की गई, इसको एक नई शक्ल दी गई। नून लीग भी यही बात कह रही है, ये इल्ज़ाम है सर आपके ऊपर। देखिए मसूद भाई, मसला पता है क्या है? मसला ये कि जब कोयलों की दलाली ज़्यादा हो जाए ना, जब एक ऐसे बाजार में आप जाएं जहां सबके मुंह काले हों, तो वहां पे फिर अगर कोई हीरे का कारोबार करना चाहे तो सब उसको बुरी निगाह से देखते हैं। एक ऐसे माहौल में जहां करप्शन का दौरा था और है, एक ऐसे माहौल में जहां सियासत में लोग अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए आते हैं, एक ऐसे माहौल में जहां आज सियासत में आए 10 साल बाद आज अगर लखपति हैं, 10 साल बाद आप करोड़ों नहीं अरबोंपति हैं, जहां अपने आप से एहतसाब का सवाल नहीं पैदा होता, जहां बैठ के किसी चीज पे इंक्वायरी बैठाना तो दरकिनार उस पर बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होता, बल्कि कहा जाता है कि ये जो है ये उसको इधर उधर कर दिया जाता है। ऐसे माहौल में पहली बार एक वज़ीर आज़म खुद बैठ के कहता है कि जिसने किया इंक्वायरी करो, जिसका नाम आता है उसको पब्लिक करो, किसी को कोई रिलीफ नहीं मिलेगी। और मुझे आज भी याद है, और ये तरसों इमरान खान साहब के साथ मीटिंग थी हमारी, और उसमें मैंने खान साहब को एक बात भी याद दिलाई। मैंने कहा मैं लोगों को ये हम लोगों को बतानी चाहिए, खान साहब ने नहीं बतानी, हमने बतानी है कि काबीना में बैठ के इमरान खान साहब ने 2018 में ये बात हमें की। उन्होंने कहा कि मैं सियासत करने नहीं आया, मैं इस मुल्क को ठीक करने आया हूँ और मैं अपनी हुकूमत कुर्बान कर दूंगा, लेकिन तुम लोगों में, हमें काबीना वालों को कहा कि तुम लोगों में किसी करप्ट को नहीं छोड़ूंगा। ये उस आदमी का इंटेंशन है, उसने अपना इंटेंशन वाजे किया। और मैं समझता हूँ कि अपोजिशन में बैठ के बड़ी बातें करना बड़ा आसान होता है मसूद भाई, लेकिन अपनी जोश लाने के मुतरादिफ है, और हुकूमत में आके अपने आप से इब्तिदा करना, मैं समझता हूँ कि इससे और ज्यादा वो अपनी नेक नियत क्या इज़हार करें। 3-4 बातें यहाँ पे रेज हुई हैं। पहली बात तो ये है कि मैं हकीकी मानो में ये समझता हूँ कि मसूद रजा आप या अवाम तो सवाल करे तो मैं जवाब दूं, अपोजिशन करे मैं जवाब दूंगा, लेकिन मैं उनका हक नहीं समझता इस बात पे, क्योंकि तारीख गवाह है कि पीपल्स पार्टी या नून लीग ने तारीख में कभी जो है करप्शन के इशू पे ना स्टैंड लिया है और ना अपने आप को कभी एहतसाब के सामने पेश किया है, ना कभी उन्होंने इस चीज को अवामी बनाया है, ना कभी अपने लोगों के खिलाफ इंक्वायरी कॉल की। ये किधर से बैठ के हमें मशवरे देते हैं और हम पे जो है फिलॉसफी झाड़ते हैं। ड्यू रिस्पेक्ट, मेरी बातें तल्ख होंगी, लेकिन हकीकत ये है कि हमने साबित किया, अपने घर से इब्तिदा की। ये कोई बात नहीं है कि अपने लोगों का तो एहतसाब करें, लेकिन हमसे हमारा ना पूछें। 20 अरब की सब्सिडी मिली है मसूद रजा साहब, हमारी 2.4 बिलियन की है, 17.6 बिलियन की इनकी है। अगर 2 अरब का सवाल हम अपनों से करेंगे, अपने से इब्तिदा की, चैरिटी बिगिंस एट होम, इनसे भी करेंगे। सर मामला सब्सिडी का बाद में आता है। दूसरा आपने एक और बात, एक मिनट, ये आखिरी बात मेरी सुन लें, आखिरी बात सुन ले मेरी। ब्रेक की तरफ जाना है, अगर ब्रेक के बाद आपने मसूद भाई बस सिर्फ 15-20 सेकंड में और लाइव गुफ्तगू कर रहे हैं, 15-20 सेकंड हमारी मजबूरी होती है, हम आगे नहीं जा सकते। एक शार्प ब्रेक, और ब्रेक के बाद फौरन आपसे गुफ्तगू शुरू करता हूं, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले अली मोहम्मद खान साहब गुफ्तगू कर रहे थे। अली साहब, आप अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाइएगा। आपने एक बात कही थी कि अपोजिशन में रहते हुए जो बातें की जाती हैं, हुकूमत में आकर जब हुकूमत में वही लोग आते हैं तो उनको उन बातों पे खड़ा रहना मुश्किल हो जाता है। अपोजिशन में आप ये नहीं कहते थे कि अगर किसी पे इल्ज़ाम लगे तो पहले उसे फारिग होना चाहिए, क्लियर हो तो वापस आए वरना घर जाए। सर, इस दफ़ा आपकी कैबिनेट के वजीरों मुशीरों पर इल्ज़ाम लग रहा है। सर देखिए, पहली बात ये है कि अभी इस सेगमेंट में आपने एक बात की मसूद साहब के हम हुकूमत कह रही हम लिहाज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है, हमने तो साबित कर दिया कि हम लिहाज नहीं करेंगे। हमने इंक्वायरी कॉल की, FIA के नीचे, FIA वज़ीर आज़म साहब के नीचे काम करती है, और अगर वो माजी में मिसालें मौजूद हैं, जब आपने कोई चीज़ दबानी होती है वो दब जाती है। अगर दबाना चाहते, बचाना चाहते, ये कोई किसी के हम पे कोई प्रेशर नहीं था। 6 महीने तक रिपोर्ट ना आती, इधर उधर आए बाएं शाएं करते रहते। रिपोर्ट आई, उसको पब्लिक कर दिया। हमने तो साबित किया हमने लिहाज नहीं किया। अब तो सिर्फ इतना है, हर काम एक कानूनी प्रोसीजर के तहत होता है, इन सब लोगों को पता है, हम तो बचे नहीं है। एवरीबडी नोज दिस कि अभी पब्लिक हो गया है,
अब इस पे क्रिमिनल लायबिलिटी एक अदालत में फिक्स होगी। आप क्या समझते हैं अदालत हमारा लिहाज करेगी? आज की अदालत जितनी आज़ाद है, कोई अदालत माजी में इतनी आज़ाद नहीं थी। बाकी अभी जावेद लतीफ़ भाई ने अपने सेगमेंट में एक दो बातें रेज की जिसका मैं समझता हूं कि मुझे जवाब जरूर देना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि हमारे कुछ मोहतरम दोस्तों की बात की कि उनके बारे में भी रिपोर्ट में बात हुई है। रिपोर्ट में तो शहबाज शरीफ साहब के बारे में भी बात हुई, रिपोर्ट में तो शायद जो है अपना जरदारी साहब के ओमनी ग्रुप के बारे में भी बात हुई है। अगर आप समझते हैं कि रिपोर्ट में नाम आने और इंक्वायरी रिपोर्ट में रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होने के बाद सजा देनी चाहिए, तो अगर आप हुकूमती नुमाइंदों का कह रहे हैं तो फिर अपोजिशन के लोगों के लिए भी तो डिमांड करें। फिर जो 2 अरब वालों के एहतसाब की बात करें, 18 अरब वालों की भी तो बात करें। मैं तो ये कह रहा हूँ कि रिपोर्ट में नाम आने का मतलब, क्योंकि मैं वकील हूँ, मैं वो बात करूँगा जो कानून की नजर में सही हो। रिपोर्ट में नाम आने का मतलब मुजरिम बनना नहीं होता। आप मुल्जिम के कटहरे में जरूर अब दाखिल हो रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त। अब अदालत में जब क्रिमिनल लायबिलिटी फिक्स होगी, अदालत जब शहबाज साहब से भी पूछेगी, जरदारी साहब के ओमनी ग्रुप से भी पूछेगी, और बिल्कुल मैं कुमर जमान कहरा साहब की बात से भी करता हूँ कि हुकूमती लोगों के बड़ा शेयर है, 20% का जो है उसका है, जेकेटी साहब का है, तहरीन साहब का है, उसी तरह खुसरो बख्तियार साहब के भाई का भी उसमें जो उनका कुछ शेयर है, इसी तरह से जो शहबाज साहब का है और जरदारी साहब का, उन सबसे सवाल होगा भाई, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। कसूरवार है इसमें, बिल्कुल ठीक है। सर मैं वापस जब आपके पास आऊंगा तो आपसे पूछूंगा, आप जब ये कह रहे हैं ना अदालत में जाएगा, तब इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होगी और उस वक्त सामने आएगा कि कौन कितना कसूरवार है। तो जितना इंतजार अपोजिशन को करना चाहिए उतना इंतजार हुकूमत को भी करना चाहिए। शहजाद अकबर साहब की बार बार की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसमें या शिबली फराज साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें हुकूमत को मतून किया जाता है, इसका क्या मकसद है सर, ये मैं आपसे पूछूंगा। मगर मियाँ जावेद लतीफ़ साहब वाज़ेह जवाब दिया है आपको कि जी आप किस तरह से हमसे पूछ रहे हैं, आपने तो कभी इस तरह का कोई काम किया ही नहीं, आपने तो कभी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कराई, और अगर कराई तो उसको पब्लिक नहीं किया, हमने तो जुर्रतमंदाना काम किया है। आप कैसे पूछ रहे हैं? आवाम पूछे, मीडिया पूछे तो जवाब देंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इससे पहले किसी हुकूमत ने ऐसा काम नहीं किया एहतसाब के अदारों से मिल के जिस तरह का काम 2 साल के अंदर इस हुकूमत ने किया है। आप देख लें कि एहतसाब के अदारे अपोजिशन के लिए जो तरीका, जो फार्मूला अपना रहे हैं, हम नहीं कहते कि अपोजिशन में ये लोग क्या बातें करते रहे, क्या दावे करते रहे। मैं कहता हूँ कि हुकूमत में आने के बाद जो फार्मूला इन्होंने अपोजिशन के लिए बनाया है एहतसाब का, उससे आधा अमल हुकूमती लोगों के लिए कर दें, हमें फिर भी कोई अफसोस नहीं होगा। हम फिर भी ये कहेंगे कि एहतसाब का अमल साफ शफाफ हो रहा है। मगर हो तो ये रहा है भाई कि आपके चंद लोगों के अलावा बहुत से ऐसे लोग थे आपके जो सर से पांव तक रंगे हुए थे पहले से ही, और आपके दाएं बाएं आके खड़े हो गए। और बाकी जो 2 साल के अंदर आपने हुकूमत चलाई, इसके अंदर उन्होंने जिस तरह हाथ रंगे वो भी सबके सामने है। किसी पर मुझे ये बताएं कि किसी ने कोई हाथ डाला, वो कोई खुसरो बख्तियार हो, वो वज़ीर हेल्थ हों, वो आप मुझे मजहबी अमूर के हों, हवाबाजी के हों, दीगर बहुत से लोगों के हवाले से बहुत सी बातें सामने आ रही हैं। मगर मुझे ये बताएं, आप बार बार ये कहते हैं कि देखें जनाब, ऊपर चीफ एग्जीक्यूटिव अच्छा हो ना तो नीचे कोई करप्शन नहीं कर सकता। ये कहते आप थकते नहीं हैं और आपके नीचे सब कुछ हो रहा है। मुझे मसूद रज़ा पूरी ज़िम्मेवारी से ये कहना है कि पूरी पाकिस्तानी कौम से किसी एक बंदे से आप पूछ लें कि पाकिस्तान के अंदर इन 2 सालों में करप्शन बढ़ी है या कम हुई है। आप पूरे पाकिस्तान के चारों सूबों में से किसी एक बंदे से पूछ लें कि वफाक में हुकूमत पीटीआई की बनने के बाद अदारों में बैठे लोगों ने अपने रेट्स बढ़ाए हैं या कम किए हैं। आप मुझे ये बताएं कि पहले अगर कोई डर खौफ था कि इंतज़ामिया को कि अगर हम किसी ने शिकायत कर दी तो हम किस तरह अपनी नौकरी बचा सकेंगे। मसूद रज़ा आप आज पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, किसी ज़िले में जाके मैं ये बात कह रहा हूँ, आप सिंध हुकूमत की फिर बात करेंगे ना तो मसूद रज़ा मुझे ये कहने दें फिर
कि जब ये गवर्नेंस की इनके साथ बात की जाए, जब की बात की जाए, जब महंगाई की बात की जाए, जब बेरोजगारी की बात की जाए, तो या ये सिंध स्कैंडल को सामने ले आते हैं कि जनाब ये देखें सिंध की हुकूमत ने क्या कर दिया, या फिर इनको याद आ जाता है कि शरीफ खानदान ने जनाब 35 साल पहले 80 साल पहले जनाब ये किया था। ओ भाई हमने तो किया। अच्छा, बकौल आपके, आप 2 सालों की कारकर्दगी तो दिखाओ। आपने 2 सालों में इस कौम के साथ क्या सलूक किया है? आपने 2 सालों में इस मईशत का क्या हाल कर दिया है? आपने 2 सालों में हेल्थ का, एजुकेशन का, गवर्नेंस का, किस बात को आपने दुरुस्त किया है? आपने बहुत सारे पॉइंट्स उठा दिए, मैं उनके सामने रखूंगा, मगर कमर जमान कायरा साहब, पीटीआई की सिंध चैप्टर जो है वो ये मुतालबा कर रहा है कि चीनी कमीशन सिंध के लिए एक अलहदा से बनाया जाए और इनकी एक अलहदा से इंक्वायरी की जाए। ये कमीशन रिपोर्ट काफ़ी नहीं है सिंध के लिए। बल्कि मैं माजरत से 1 सेकंड के लिए अगर इजाज़त दे दें कमर जमान कायरा साहब, मैं मसूद रज़ा जी 22 साल से ये 28 मई में कई हुकूमतें आईं, मार्शल लॉ भी लगे, किसी ने आज तक जुल्फ़कार अली भुट्टो हमारे साइंसदान जो हैं उनका और नवाज शरीफ का जो रोल था उसको किसी ने आज तक नहीं कहा कि इनका रोल जो था पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं था। बदकिस्मती से जब से ये आए हैं इस साल आके इन्होंने छोड़े हैं कोई ऐसे लोग जिनकी अपने घर में भी शायद उतनी इज्जत ना हो, उन्होंने कौमी हीरोज की जिस तरह बेइज्जती की है, जिस तरह बेतुकीर करने की कोशिश की है, ये आप हाल देख लें। इनकी 2 सालों के कारनामे ये हैं, इनके कारनामे कुछ खुद किया नहीं है और जिसने किया है उसको भी कहते हैं कि गाली देते हैं। करूंगा मियां साहब को, लेकिन गुजारिश ये है कि जहां तक ताल्लुक ओमनी ग्रुप का है, पहली बात यह है कि ओमनी ग्रुप के मालकान मौजूद हैं, वो ओन करते हैं। एलिगेशन है कि उसमें जरदारी साहब के इंटरेस्ट हैं। पूरे मुल्क के अंदर जो ओमनी ग्रुप का टोटल जो प्रोडक्शन के अंदर शुगर की टोटल प्रोडक्शन में जो शेयर है वो 1.3 या 1.4% है। जी आपने बताया, जरूर करें, मुझे कोई एतराज नहीं है। उनको सब्सिडी दी गई है, वो जस्टिफाई करेंगे क्यों दी गई है, लेकिन एक याद रखें, सुप्रीम कोर्ट ने बेनामी केसेस में जो बैंक अकाउंट्स थे उनमें ओमनी का, उनकी मिलों का, उनकी सब्सिडियों का, सिंध गवर्नमेंट का मुकम्मल तौर पे कमीशन बना के एहतसाब किया हुआ है। रेफरेंसेस बने हैं, चल रहे हैं, कुछ लोग आज भी आप उसका दोबारा उनके लिए एक नया उसी खाते में खोलना चाहते हैं तो खोलिए। मैं तो सवाल ये कर रहा हूँ, मुझे उस पर कोई एतराज नहीं है, करें। मैं तो ये कह रहा हूँ भाई कि जिस काम के लिए अब ये माजी का एक अजीब किस्सा है, सब वही कुछ में घुस जाएंगे कि जी ये कर दिया, पीपल्स पार्टी ने बर्बाद कर दिया, मुस्लिम लीग ने बर्बाद कर दिया। तो भाई हमने जो किया उसकी दफा नुकसान हमें मिला। अब आप आए थे, आपने कहा हमें कोई तैयारियां नहीं चाहिए, हम तो बिल्कुल शैडो कैबिनेट बना के बैठे हैं, हमने आना है, ठक 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 हमने सारे मामले ठीक करने हैं। ठीक। जिस शाह साहब का नाम शहजाद अकबर है वो तो कहता था 200 अरब डॉलर बाहर पड़ा हुआ है, हमने यूं लाना है। 10 अरब डॉलर हर साल बाहर, हर महीने बाहर फ्लाई करता है, हमने यूं रोकना है। हमने तो इतनी नौकरियां दे देनी है, लोगों ने लाइनों में लग के टैक्स देना है, बाहर से डॉलरों की बरसात हो जानी है, पता नहीं क्या क्या कहते थे कि लोगों ने लाइनों में लग के टैक्स देना है। सवाल है भाई, हम आज सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपके अपने हुकूमत में जितनी आपने इंक्वायरियां कराई उनका कुछ नहीं रिपोर्ट का फैसला हुआ। ओके चलें, छोड़िए उसको। आज की इस रिपोर्ट के ऊपर जो जो गुनहगार है बिल्कुल मत छोड़िए, लेकिन जिसके लिए आपने ये कमीशन बनाया था वो 2019-20 के अंदर जो चीनी के अंदर हाइप हुई, स्कैंडल बना, सब्सिडी दी गई, अच्छा ठीक दी, गलत दी, किसने ली किसने नहीं, आपने खुद फैसला किया ना। वजीर आजम साहब ने, अपोजिशन ने कहा कि कुछ कहता है 150, कोई कहता है 300, कोई कहता है 250 अरब का एक फ्रॉड हुआ है, लोगों की जेबों पे डाके डले। अब वजीर आजम साहब ने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी ने कुछ फाइंडिंग्स दे दी। उन फाइंडिंग के ऊपर आपका फर्ज बनता था कि उस टाइम के लिए पहला काम ये था उसका कि उस टाइम के अंदर रहते हुए जो गुनाहगार थे उनको सजा देते, और फिर माजी में जाते कि माजी में क्या हुआ, तो माजी में भी अगर कोई गुनाहगार है तो जरूर पकड़े, और जो उसकी अगर आपने नया काम बिल्कुल ये बात आप कर चुके हैं। पानी गदला ये किया, एक मिनट जरा, पानी गदला ये हुआ
कि अब आपने कहा जी रेगुलेटर ठीक नहीं है, उसको ठीक करना है, इंडस्ट्री ने डबल खाते रखे हुए हैं, FBR काम सही नहीं करता रहा, वो जो केन कमिश्नर है उसको ठीक, भाई जरूर करें, वेरी गुड करें, लेकिन जिस काम के लिए आपने पहले किया था शुरू, जो TOR बनाए थे पहले, उसको सेपरेट करें। तो सर उसका जवाब तो अली मोहम्मद खान साहब ने कहा कि आपको नहीं देना, क्योंकि पहले इतनी करप्शन होती रही, इतना जबरदस्त काम किसी ने नहीं किया, इस हुकूमत ने किया है। तो पीपल्स पार्टी और नून लीग अगर ये बात पूछती है तो इसका जवाब हम इनको नहीं देते, आवाम पूछती है, मीडिया पूछता है, तो उसको जवाब दे देंगे। सर एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद यह है, मैं एक मसूद छोटी सी जी सर एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद वापस आता हूं मैं। वेलकम कमर ज़मान कहरा साहब, काइंडली आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए और फिर मैं अली मोहम्मद खान साहब की खिदमत में आपके और मियां जावेद साहब की गुजारिशात रखता हूँ। जी, मैं सिर्फ इतनी गुजारिश कर रहा था कि अभी अली मोहम्मद खान साहब फरमा रहे थे कि खान साहब ने कहा कि मैं सियासत करने नहीं मुल्क ठीक करने आया हूँ, तो मुल्क किस जरिए ठीक करेंगे, क्योंकि सियासत से ही मुल्क ठीक चल सकता है, सियासत ही पार्लिमान है, आपका आइन जो है वो सियासी है, आपकी काबीना सियासी है, आपके वजीर आज़म एक सियासी जमात के सरबराह है, तो सियासत नहीं करेंगे तो क्या अमरीत के जरिए मुल्क ठीक करेंगे? अगर गलत सियासत थी माजी में आपके बकौल, तो उसको ठीक करना तो सियासत के जरिए ठीक करना है ना। पहली बात तो ये है कि खान साहब को ये फरमाइए वो सियासत ही करे, और दूसरी बात यह है कि अपोजिशन आपसे सवाल करने का हक रखती है, लोगों ने मैंडेट दिया है अपोजिशन को, उनकी असम्बलियों में आपको नुमाइंदगी आपको जवाबदेही के लिए है, अवाम ने उनको भी वोट दिया है, और दूसरा मीडिया भी आपसे सवाल करेगा, अवाम बराह रास्त भी पूछ सकते हैं और अपने नुमाइंदों के जरिए भी। बिल्कुल, और अगर आप जवाब नहीं देना चाहते, जवाब तो आप किसी को भी नहीं देना चाहते, तो ना दे, वो तो आपका हक है, लेकिन वो तो और आपका वतीरा बनेगा, वेरी वेरी सॉरी टू से। और इसलिए कि जवाब अब आपसे बन नहीं रहे, जो अपने प्रोमिस किए थे वो सारे पिट गए, और अब आप सिर्फ इस बात पे खड़े हैं कि कोई रोज नया कोई रोज नया एक। सर मैं वापस आता हूं आपके पास। अली मोहम्मद खान साहब, सर कंक्लूजन अभी तक की गुफ्तगू का यही है कि रिपोर्ट के आने के बाद हुकूमत को अपने हिस्से का जो सबसे पहला काम करना था, अगर ये साबित होता है कि कुछ लोगों ने काबीना को मिसगाइड किया है, वज़ीर आज़म को मिसगाइड किया है, गलत फैसला करवाया है, तो उनके खिलाफ पहले हुकूमत अपने तौर पे कार्रवाई कर लेती, नैब FIA और अदालतें बाद में जाने। बहरहाल ऐसा नहीं हुआ, तो ये क्यों नहीं हुआ? अपोजिशन का पहला जो एतराज़ है वो ये है सर। और फिर इसके बाद मैं चाहता हूँ कोरोना के हवाले से भी आपसे बात करूँ कि सर क्या करने जा रहे हैं कल आप? वैसे एक मैं कमर ज़मान खैरा साहब की गुफ्तगू सुन के मैं थोड़ा मुस्कुराया, मेरा बड़ा दिल था, मेरे से उसी वक्त पूछ रहे थे कि भाई मुस्कुरा क्यों रहे हो, वो तो बड़ी सीरियस बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं अपने से ही बता देता हूँ, अपने मुंह मियां मुट्ठू वाली बात ही कर देता हूँ। वो कह रहे थे कि जनाब अली अपने लोगों से इब्तिदा करें और माजी में ना जाएं और उससे ना पूछे, पहले अपना कर लें। तो मैं इसलिए मुस्कुराया कि वो अंग्रेज लोग कहते थे ना, यार लोग कहते थे कि ओ लॉर्ड मेक मी पायस बट नॉट टुडे। और भाई जब एहतसाब हुकूमत ने शुरू कर दिया है, अपने लोगों से कर दिया है, एहतसाब चोर का होना है, जो चोर है चाहे हुकूमत में चाहे पोजीशन में, उससे हो जाए सवाल। आए ना, बैठे ना, जब इख्तिदार में बंदा बैठा होता है, या हम मेरी गाड़ी पे आज झंडा है, कल इनकी गाड़ी पे झंडा था, ये झंडा कोई जन्नत से तो हमारी गाड़ी पे नहीं उतरा, इस अवाम ने हमारी गाड़ी पे लगाया ना, तो उनका हक है कि हम उनको बताएं कि भाई मेरे पास किधर से आए, ये उम्मी वालों के पास किधर से आए, ये और लोगों के पास किधर से आए। हाँ, ये पॉइंट अलबत्ता उनका बिल्कुल दुरुस्त है कि ओमनी का शेयर उतना नहीं है, तो भाई जितना है उसका ही जवाब दे दो। तो वो जवाब अब हुकूमत को नहीं देना, वो अदालत में देना है, हुकूमत के बंदों ने भी अदालत में देना है। सो लेट इट बी डिसाइडेड देयर वंस एंड फॉर ऑल। तो मैं ये समझता हूँ कि दिस शुड बी अ क्लोज चैप्टर नाउ, कि भाई अदालत इसका फैसला करे। हमने अपनी जिम्मेदारी अपनी हद तक पूरी की है। FIA जो है उसको बिल्कुल एक क्लियर मैंडेट वज़ीर आज़म साहब ने दिया है कि भाई ये केस आप उधर दाखिली दफ्तर करें, उधर अदालत में दाखिल करें, उधर आप फाइलें, आपने जो प्रोसीजर उसका होना है। जहां तक शहजाद अकबर साहब का ताल्लुक है, अब मुझे आप एक बात बताएं ना मसूद साहब, एक आदमी है जिसका काम जो है, फॉर एग्जांपल डॉक्टर है, डॉक्टर सुबह अस्पताल ना जाए तो क्या करे? एक इंजीनियर है, उसका काम रोड बनाना है, वो ना करे तो क्या करे? शहजाद अकबर साहब हमारे नजर बट्टू तो है नहीं कि हमने उनको इधर बुलाया कि हमने उनको तावीज गंडे कराने हैं या उनसे कोई दुआएं लेनी है या उन्होंने कोई हमें कुछ और करके देना है। वो आए हैं एसेट रिकवरी यूनिट का रिस्पांसिबिलिटी है, वो उसी नहीं एहतसाब नहीं करते, हुकूमत का मौक़िफ़ है, नहीं एहतसाब उनका काम नहीं है। नहीं मसूद साहब, एहतसाब उनका काम नहीं है, एहतसाब अदालत का काम है।
जो शहजाद अकबर साहब का मैंडेट है वो एसेट रिकवरी यूनिट की उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, साथ साथ वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर इंटीरियर, उनका काम है कि जो इन्वेस्टिगेशन से मुताल्लिक उन्होंने आवाम को ब्रीफ कराना है वो बात करते हैं, बाकी नायब अपने काम में आजाद है, एफआई जो इंक्वायरी करेगी वो अदालत में प्रोसिक्यूट होगा। एजेंडे को आगे बढ़ाना शहजाद अकबर का काम है, वो ये काम करते रहे, लेकिन वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उसमें हुकूमत का साहब मुझे 1 मिनट दीजिए जरा। जी जी जी। और इसमें एक चीज और भी है, मेरी बात तो ये है कि मैं ओमनी का वकील नहीं हूँ, 1 मिनट जरा ठहरिए जी आप। मैं ओमनी का वकील नहीं हूँ, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, जिसने लूटा है उसको 100% पकड़े, बिल्कुल ना छोड़े। अदालतें ऑलरेडी उनके ऊपर उस केसेस बना चुकी है, ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी, लेकिन जो काम आपने शुरू किया था कौम को सिर्फ ये बता दें कि जिस बुनियाद पे वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। अरे भाई मैं कब कह रहा हूँ, मैंने बिल्कुल नहीं कहा माजी में न जाओ, सॉरी टू से आपने बिल्कुल मुझ पर गलत इल्जाम लगा दिया। मैंने कहा माजी में जाएं, आप 5 साल के लिए गए, आप 10 साल जाएं, मुझे कोई एतराज नहीं है। आप मगर जरूर करें, सबसे पहले लेकिन घर से जो काम आपने आज करना था, जिसके लिए कमीशन बना था, जिसके लिए उसकी इब्तिदा हो चुकी है, वो काम तो कंक्लूड करें पहले। अदालत में जाएगा, हमने नहीं उसका नहीं, उसकी सजा नहीं हुई, आपने पानी गंदा कर दिया, अदालत ने देनी है। आपने इसमें आप ओमनी की बात करते हैं, वो अपनी उधर जाके बात करेंगे, मुस्तकबिल भी डाल दिया, आपकी ओमनी वाले अपना जवाब देंगे, और अली मोहम्मद आप सुन लेना, सारे अपना जवाब देंगे। सुन तो लेना, ये तो ना करे अली मोहम्मद, चले नहीं देखिए तो ना करे, मैं जवाब गलत बयानी की कोई बात नहीं है, हर दौर में जवाब मैंने आपको यही कहा है कि हमारे लोग भी जवाब देंगे। कंक्लूड कर दीजिए इसको, कब भाग रहे हैं, कंक्लूड कर दीजिए। इल्जाम ये है कि आपसे जवाब आप बन नहीं रहे सर। कह रहा हूँ पहले जवाब देना, पहले वो काम तो करें। आप छलांग लगा के सीढ़ी पे चढ़ के छत पे ना जाए, आप स्टेप वाइज तो चले, जो स्टेप लिया है पहले उसको तो मुकम्मल करो, आगा दौड़ पीछा दौड़ करके। मसूद साहब मुझे एक बात बताएं, 20 रुपए की चोरी हुई है जी, 20 रुपए की चोरी हुई है, 2 रुपए एक ने चुराए, 18 किसी और ने। 2 रुपए वालों से तो पूछें, 18 रुपए वाले कोई आसमान से उतरे? 18 अरब की सब्सिडी आप लोगों की हुकूमतों ने दी है, 2 अरब की हमारी हुकूमत ने दी है। नहीं सर, ये तो बात ही नहीं हो रही, बात तो ये हो रही है कि पूछे, वजीर आजम से पूछें कि वजीर आजम ने वो कमेटी क्यों बनाई, किसी को नहीं छोड़ी, अदालत हमारे नीचे नहीं आती। वो अब सर महंगाई क्यों हुई, अली मोहम्मद खान साहब महंगाई क्यों हुई, उसका जवाब जावेद लतीफ साहब आप इत्तेफाक करेंगे इस बात से? मसूद साहब इसमें पता है, आखिरी बात सुन लें, एक आदमी अगर इजाजत दे तो जिंदगी बगैर लाइसेंस की गाड़ी चलाता रहा, और जो लाइसेंस के साथ गाड़ी चला रहे हैं उससे सवाल पूछ रहे हैं। जावेद लतीफ साहब मुझे एक बात बताएं ना, आप सियासत में तो पत्नी से हैं, कोई एक इंक्वायरी बता दें जो आपने कॉल की हो, पब्लिक की हो। आप तो मॉडल टाउन की नहीं पब्लिक कर सके और हमसे रोज बैठ के हम पे चार्जशीट लगाते हैं यार। चलें यार मेरी ये बिल्कुल अली मोहम्मद खान, इस पे मैं बात तो बड़ी डिटेल से कर सकता था, मगर इनके पास जितना टाइम है ना, मैं उसमें सिर्फ इतना कहूँगा कि आपके इमरान खान साहब कहते हैं ना मैं सियासत नहीं करूँगा, मेरी आपकी खिदमत में ये गुजारिश होगी कि ये सियासतदान ने सियासत के ज़रिए पाकिस्तान बनाया, और आज भी इस पाकिस्तान को अगर महफूज, मजबूत, खुशहाल करना है तो एक सियासतदान ने सियासत के ज़रिए, जमहूरियत के ज़रिए ही करना है। मगर बदकिस्मती से मगर बदकिस्मती से अली मोहम्मद खान, क्योंकि इमरान खान साहब ना सियासत से ना जमहूरियत से इक़्तिदार में आए, बल्कि जिस तरीके से वो आए उनको कोई फिक्र नहीं है कि आवाम क्या उसके बारे में सोच रहे हैं, अदारे किस तरह उसके हाथों तबाह हो रहे हैं, मईशत किस तरह उसके हाथों तबाह होगी, ये सारी चीज़ें वो जानते हैं जिन्होंने इस पाकिस्तान की न सिर्फ बुनियाद रखी है बल्कि तामीर गुफ्तगू को रोकना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मियां जावेद लतीफ साहब, अली मोहम्मद खान साहब, कमर जमान कायला साहब, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। टेम्परेचर को यकीनी तौर पर कम करना होगा क्योंकि 70,000 से ज़ायद मरीज़ इस वक्त ज़ेर इलाज हैं अस्पतालों में, 1500 से ज़ायद हलाकतें हो चुकी हैं, और हम जिन मामलों की तरफ फोकस कर रहे हैं शायद हमें अपना फोकस इस बीमारी की तरफ लाना होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।